ये जो बाइक है वो स्क्रैम्बलर और क्रूज़र दोनों का मिक्सचर है। इसका जो भी स्पेयर पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस स्टेशन पे ही अवेलेबल रहता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। मुझे एक चीज़ फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में पता है जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में नहीं आती है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। नॉर्मली जो बारिश की सीज़न होती है उसमें जो भी मड है और बरसात का पानी है वो डायरेक्ट आता है पैरों पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सभी एकदम फैंटास्टिक होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रेंड है जिग्नेश भाई। हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हेलो, मेरा नाम जिग्नेश है। मैं मयूर का फ्रेंड हूँ सिंस आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स एंड हम लोग साथ में ही जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए या फिर बाइक राइड के लिए। और ऐसे आज जो है हमारा हॉलीडे, तो आज हम ऐसे शूट करने के लिए आ गए हैं। फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियो में मेरी जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक है उसका रिव्यू, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सोचा कि CB 350 RS जो कि होंडा की बाइक है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो बाइक है CB 350 RS, ये जिग्नेश भाई की है। 42,000 किलोमीटर्स उन्होंने इस बाइक को चला लिया है, काफ़ी लॉन्ग राइड्स भी किए हैं। तो कुछ बातें मैं जिग्नेश भाई के साथ करूँगा इस बाइक के बारे में, जहाँ से आपको एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक यूज़र जो कि उसे 42,000 किलोमीटर्स तक चला चुका है, 3 सालों से रखे हुए है, उससे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जानने मिलेगी। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये जो बाइक है होंडा की 350cc सेगमेंट की है। इसको एक क्रूज़र भी बोला जा सकता है। इसको आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, टूरर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक 350cc की बाइक है, डबल डिस्क ब्रेक्स है और ये पूरा एक नेकेड वर्जन है इसका। और ये स्टॉक जो भी मिलता है वही है, इसमें कुछ भी मॉडिफाइड या फिर कुछ अलग नहीं लगवाया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा, क्लासिक 350 जो है उसमें मुझे एलॉय व्हील्स डलवाने पड़े, उसमें ट्यूबलेस टायर्स डलवाने पड़े और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लेग गार्ड वगैरह वो डलवाने पड़े। आई थिंक ये जो बाइक है उसमें एडिशनल एक्सेसरी के तौर पे कुछ भी नहीं है, स्टॉक बाइक है, फुल्ली सारी चीज़ें इसमें वैसे ही आ जाती है। तो जिग्नेश भाई, सबसे पहली बात, इंडिया में लोग सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं, इसका माइलेज कितना है? अभी इसका माइलेज मैंने 42,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका एवरेज निकलता है 40 किलोमीटर्स पर लीटर। 40 किलोमीटर्स, वो भी 350cc की बाइक। यस, बहुत बढ़िया है यार। टॉप स्पीड कितनी जाती है? टॉप स्पीड मैंने लास्ट में चलाई थी तब 130 किलोमीटर पर आवर। 130 किलोमीटर्स पर आवर क्रूज़र बाइक के लिए अच्छे फिगर्स हैं। वैसे सेगमेंट में आई थिंक हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन रॉयल एनफील्ड की तरह लोएस्ट भी नहीं है। एक्चुअली ये जो बाइक है वो स्क्रैम्बलर और क्रूज़र दोनों का मिक्सचर है। तो स्क्रैम्बलर जो बाइक होती है वो ऑन रोड भी चलती है, ऑफ रोड भी चलती है, और क्रूज़र है वो टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। अच्छा, तो आप इसे लॉन्ग राइड पे लेके गए हो? यस, मैं 2 साल पहले यहाँ से नासिक मीन्स बड़ौदा से नासिक लेके गया था। वहाँ एक प्लेस है जिसका नाम है हरिहर फोर्ट, वहाँ पे लेके गया था, जो लगभग तकरीबन यहाँ से बड़ौदा से 384 किलोमीटर्स की दूरी पे है, सिंगल साइड। तो वहाँ पे मैं लेके गया था सोलो राइड पे। तो इसमें हीटिंग वगैरह के इश्यूज आते हैं? कोई इशू नहीं, इंजन हीट नहीं होता है? नहीं होता है। बहुत बढ़िया। इतना लॉन्ग डिस्टेंस राइड करने के बाद आपको नेक पेन, बैक पेन कैसा रहा था? एक्चुअली नेक पेन तो नहीं, पर बैक पेन तो होता ही है, क्योंकि जो भी 350cc या फिर उसके अपर वाली सेगमेंट की बाइक होती है उसमें जो भी सस्पेंशंस होते हैं वो थोड़े स्टिफ होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बैक पेन होता है, बट वो थोड़ा आराम करने के बाद वो क्योर हो जाता है। सही है। वैसे राइडिंग कंफर्ट के मामले में तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो मुझे लगता है कि थोड़ी बेटर है, क्योंकि उसकी सीट, इसकी सीट जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ी सी नैरो है, उसकी सीट वाइड है। हालांकि हम कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो ही बना रहे हैं, बट क्योंकि मेरे पास रॉयल एनफील्ड है तो कुछ चीज़ें इसके बारे में अच्छी सुन के मेरा खून जलने लगता है। कुछ चीज़ें इसके बारे में मुझे ऐसी सुनने मिलती है जो मेरे पास बाइक है उसमें बेटर है, तो थोड़ी सी शांति होती है, तो निकल जाता है दिल से। ये बाइक जो है आपने कब खरीदी थी? 2021? यस, अप्रॉक्स 3-3.5 साल हो गए। तो उस समय आपको ऑन रोड क्या प्राइस पड़ी थी इसकी? ऑन रोड प्राइस हुई थी लगभग 2,30,000। 2,30,000, बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी सस्ती बाइक है। होंडा की सर्विस कितने में हो जाती है? सर्विस में एग्जैक्ट नहीं करवाता, मैं एक्चुअली AMC करवाता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट 6 महीने में एक बार अगर जाते हैं तो 6,000 का अप्रॉक्सीमेट खर्च आता है। ओके, 6 मंथ्स में 6,000 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है? यस। तो एक तरह से देखा जाए तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। हाँ, उतना चीप भी नहीं है, बट
और भी चीज़ें आप करवाते होंगे जनरल सर्विस में जो नहीं आती है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है? वैसे टैंक देखने में तो थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, बट एक्चुअल में कितना जाता है इसमें? ये एक्चुअली टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स की। 15 लीटर्स और 40 का आपका माइलेज है। यस। मतलब अगर आपने टैंक फुल करा दिया, देखो फ्रेंड्स, एक टैंक फुल होने के बाद 600 किलोमीटर मतलब वडोदरा से निकल के मुंबई पहुंच जाएंगे और मुंबई से आधा रास्ता सूरत तक वापस भी आ जाएंगे, तब तक फ्यूलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? इसका पावर कुछ 21 PS है, टॉर्क 30 न्यूटन मीटर्स है, 179 kg इसका वेट है, सही है ना? राइट। 179 kg मतलब आप समझिए 180 kg पकड़ो, तो क्लासिक 350 से करीब 15 किलोमीटर लाइट बाइक है। 15 किलोमीटर लाइट बाइक है। मुझे एक चीज़ फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में पता है जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में नहीं आती है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल वैसे प्रीमियम बाइक्स में आता है, नॉर्मल बाइक्स में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने नहीं मिलता। मैं बस आपको बता दूं, ट्रैक्शन मतलब आपका जो रियर व्हील जो स्पिन होता है, स्किड होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है, उस चीज़ को ट्रैक्शन कंट्रोल कहते हैं। तो वो इसमें है, तो इसको रोड्स पे, बारिश में, ऑफ रोड्स पे चलाना रिलेटिवली काफ़ी आसान हो जाता होगा, सही बोला ना मैं? एग्जैक्टली। आपने इसको ऑफ रोडिंग में भी चलाया है, हमने साथ में राइड की है, मुझे आइडिया है। तो ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसका? ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ है और जब आप इसको हैंडल करते हो तो आपको लगता नहीं है कि 350cc बाइक है, बहुत ही इजीली हैंडल बाइक है। और इसका जो रियर टायर है वो भी बहुत ही वाइड है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है ऑफ रोडिंग में। अच्छा, वाइब्रेशंस कुछ आते हैं इसमें? वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। नॉर्मली हम 5th गियर में 85 की स्पीड तक ले जाते हैं नॉर्मली, तो भी कुछ वाइब्रेशन नहीं आते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 85 पे चल रही है। अच्छा, फ्रंट टायर आई थिंक 100 सेक्शन का होगा, 100 का है। रियर टायर 150 का है। फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर देखिए आप, मतलब बाइक थोड़ी सी नेकेड टाइप की है, स्पोर्ट्स टाइप की है। रियर टायर 150 सेक्शन का। नॉर्मली क्रूज़र सेगमेंट की बाइक्स जो होती है उसमें फ्रंट टायर रियर टायर का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, बट इसको थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने के लिए होंडा ने 150 का टायर दिया है, वो भी बढ़िया बात है इसके बारे में। ये जो बाइक है ना, ये आप टूरिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कम्यूट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको दोनों पर्पज़ अगर फुलफिल करने हैं तो एक ही बाइक में हो जाएंगे। और फ्रेंड्स लुक्स तो आप देख ही रहे हो, बाइक के लुक्स तो इतने बढ़िया है। ये रेड कलर मतलब इतना क्लासी लग रहा है फ्रेम में। मैं श्योर हूँ आप सभी की नज़र इस रेड कलर के टैंक पे जा रही होगी। रेड कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके और भी कलर्स हैं, हालांकि रॉयल एनफील्ड के जितने कलर ऑप्शंस है उतने इसके ऑप्शंस नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ऑप्शंस देता है होंडा इस बाइक के लिए। एक्चुअली मयूर भाई ने जो भी प्रोस थे वो बता दिए, अब मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ। इसमें जो भी मड गार्ड है, जो आगे का और पीछे का, वो बहुत ही शॉर्ट है। क्योंकि ये स्क्रैम्बलर डिज़ाइन है तो उसमें शॉर्ट ही आता है, बट नॉर्मली जो बारिश की सीज़न होती है उसमें जो भी मड है और बरसात का पानी है वो डायरेक्ट आता है पैरों पर, और आपको या फिर कुछ वियर करके चलना पड़ेगा या फिर इसको एक्सटेंशन लगवाना पड़ेगा। तो मैंने एक ऑप्शन सोच रखा है कि कुछ मैं वियर करके चलूँगा, क्योंकि बाइक की लुक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वैसे आपका फ्रंट में ये जो डिस्क है, डिस्क की साइज़ तो मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है, 300 mm से भी बड़ी है। आई थिंक 310 mm का डिस्क है फ्रंट में। रियर का भी डिस्क का साइज़ जो है मुझे देख के काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो ब्रेकिंग इसका कैसा है जिग्नेश भाई? ब्रेकिंग बहुत ही सही है, बट ट्रैक्शन कंट्रोल पे अगर चलाओगे तो वो डायरेक्ट चिपक नहीं जाएगी ब्रेक। कंट्रोल आप कर सकते हो, बट हाई स्पीड पे कंट्रोल थोड़ा मुश्किल। वेट बैलेंस, वेट मैनेजमेंट, आपको जब लीन करना होता है, जब भी बाइक आप झुकाते हो तो किसी तरह का डर लगता है आपको? नहीं, क्योंकि इसका पिछला जो टायर है वो बहुत ही वाइड है, तो आपको लीन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हो। इसका बिल्ड क्वालिटी, ये तो मेटल है, टैंक मेटल है, ये फाइबर है, शायद फाइबर है ना? तो टैंक को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स मेरे ख्याल से फाइबर के हैं। एक्चुअली इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये आप देखोगे कि ये पूरा नीचे कोई भी यानी कोई सपोर्ट नहीं है, बट इसकी बहुत ही बढ़िया है ये। वैसे बाइक में 3 साल से चला रहा हूँ, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। और जो मैं राइड करता हूँ वो नॉर्मली बहुत स्पीडी या फिर ऑफ राइडिंग मेरा ज़्यादा होता है। 3 साल से इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आई, ना ही विसलिंग की, ना ही और कुछ। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, डिस्क ब्रेक पे मिसिंग के कैलिपर्स लगे हैं।
निस्सिन के कैलिपर्स फ्रेंड्स आपको कावासाकी के एंट्री लेवल बाइक्स में देखने मिल जाएंगे। 350 सीसी के सेगमेंट में भी आपको प्रीमियम चीज़ें लगी हुई मिल रही है। इस बाइक में लाइटिंग मेरे ख्याल से सारे लाइट्स इंक्लूडिंग द हेडलाइट एलईडी है, करेक्ट? तो 3 साल पुरानी बाइक है, फिर भी उस समय भी होंडा इस सेगमेंट में एलईडी लाइट्स दे रहा था। सारे लाइट्स एलईडी है और इसके ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं शार्प है, इसका जो लुक है काफ़ी प्रीमियम लग रहा है मुझे देख के। एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि आप अगर 110, 130 या फिर 80 किलोमीटर्स पर ड्राइव करते हो तो भी इसके जो भी साइड मिरर है उसमें थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं आता, तो ये एक अच्छी चीज़ है बाइक में। तो ओवरऑल फ्रेंड्स देखा जाए तो ये इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो इस सेगमेंट में ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल है। सही कह रहा हूँ ना? यस, इसका जो भी स्पेयर पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस स्टेशन पे ही अवेलेबल रहता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है बिकॉज आप कहीं लॉन्ग राइड पे जाते हो और कुछ भी ब्रेकडाउन हुआ तो आप होंडा के सर्विस सेंटर के अलावा कहीं भी रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे, इवन दो ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मैं तो फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में होंडा की ये बाइक डेफिनेटली प्रीफर करूँगा, क्योंकि सस्ती है, सारी चीज़ें लोडेड है, प्रॉब्लम्स भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ मुझे पर्सनली इसके बारे में पसंद नहीं आती है, वो है इसकी सीट। हालांकि ये स्पोर्ट्स टाइप की थोड़ी सी बाइक बनाई है, ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा है, सीट इसकी पतली है, इसमें पिलियन को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि बैक रेस्ट नहीं लग सकता। अगर लगाओगे, लग तो सकता है बट लगाओगे तो बाइक के लुक्स थोड़े अजीब हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अभी ऐसा जो पीछे से सीट ऐसा बैक रेस्ट के बिना रखा है वो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। तो एक दो चीज़ें ये हैं, उसको छोड़ के तो ओवरऑल मुझे भी बाइक बहुत पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने बाइक लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास इस सेगमेंट के, दूसरे भी सेगमेंट के अलग अलग बाइक्स हैं, वो उन बाइक के ओनर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियोज़ में बाइक्स के ओनर्स से ही उन बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन लूँ, उन बाइक्स के बारे में रिव्यू लूँ। तो उन वीडियोज़ के लिए फ्रेंड्स आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्द ही आगे आपको उस तरह के वीडियोज़ देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।